कांच की आयताकार स्लैब में से प्रकाश का अपवर्तन। कांच की आयताकार स्लैब में से प्रकाश का अपवर्तन। कांच की स्लैब, मान लिया ये कांच की स्लैब है, इसमें से प्रकाश किस प्रकार से गुजरेगा। कांच की स्लैब आप सबने देखी होगी, मैं दिखा भी देता हूं। ये कांच की स्लैब है और इस कांच की स्लैब में से प्रकाश किस प्रकार से गुजरता है उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यानी किस तरह से इसमें से प्रकाश जाएगा, कैसे मुड़ेगा, किस दिशा में जाएगा, ये प्रकाश का अपवर्तन है। मान लिया ये एक प्रकाश की किरण आती है, इसको क्या नाम देंगे हम? आपतित किरण। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, जहां पर ये मिल रही है, यहां पर अभिलंब गिराएंगे। और ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये कोण आपतन कोण, ये कोण अपवर्तन कोण। और यहां पर टकरा रही है तो यहां पे फिर अभिलंब, और प्रकाश की किरण अभिलंब से परे मुड़ेगी। इस प्रकार से ये पथ होगा। ये है अपवर्तन कांच की स्लैब में से। मतलब आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कांच की आयताकार स्लैब में से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो ये आपतित किरण है, इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये निर्गत किरण, निर्गत किरण ये निर्गम कोण या निर्गत कोण भी कहते हैं। निर्गत कोण या निर्गम कोण, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये आर है, ये बराबर रहेगा। ये आपको पता है अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है? आपतन। अपवर्तन कोण निर्गत कोण या निर्गमन कोण। अब देखिए ये जो निर्गत किरण है, ये ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए आप। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ये निर्गत किरण इस आपतित किरण की दिशा के समांतर होगी। मतलब मैं इस दूसरे रंग से इसको वो कर देता हूं। ये अगर ये कांच की स्लैब बीच में नहीं होती तो प्रकाश की किरण क्या जाती? ऐसे सीधी जाती, इस तरह से सीधी जाती, और अब ऐसे मुड़ के गई। तो ये जो दिशा है आपतित किरण की और निर्गत किरण, इसके बीच की ये जो दूरी है, इसको हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पार्श्व विस्थापन। पार्श्व
विस्थापन। यानी कि कांच की स्लैब में से प्रकाश की किरण गुजरने के पश्चात वो पार्श्वित विस्थापित हो जाते हैं, यानी पार्श्व विस्थापन हो जाता है, यानी थोड़ा सा हट जाती है और सदैव आपतित किरण के समांतर रहती है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के क्या होती है, समांतर होती है, और ये इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, पार्श्व विस्थापन कहते हैं इसे। इसकी परिभाषा हम बाद में करेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे। ये मान लिया O, इसको A कहें, इसको N कह दो, ये B कहो, ये C कहो, और ये मान लिया D। कांच की स्लैब में से, कांच की स्लैब में से प्रकाश की किरण गुजरने पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, पथ से विचलित हो रही। जाना तो सीधा चाहिए था OAD की दिशा में, और जा कहाँ रही है, OABC की दिशा में, तो अपने पथ से तो क्या हो रही है, विचलित हो जाती है। तो कैसे होता है, जब आपतित किरण OA कांच के स्लैब के, इसका नाम दे लो PQRS के फलक, फलक का मतलब अभी समझाता हूं आपको, फलक PQ पर तिरछी पड़ती है। कैसी, तिरछी पड़नी चाहिए, तिरछी पड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। जैसे कांच की ये स्लैब है, प्रकाश की किरण यहां टकराएगी मान लिया, तो ये फलक है, यहां टकराएगी तो ये फलक है, यहां टकराएगी ये फलक है। फलक का मतलब जिस सतह पर वो टकरा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। तो कांच की स्लैब के फलक PQ पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार किरण OA पथ AB पर गमन करती है, तथा फलक SR से बाहर निकलती है। निर्गत किरण, निर्गत जो बाहर निकलेगी उसको क्या कहेंगे, निर्गत। निर्गत किरण BC
आपतित किरण OA की दिशा के समांतर होती है तथा पार्श्व विस्थापित होती है। क्या होती है? पार्श्विक विस्थापित कह सकते हैं है तथा पार्श्विक का मतलब साइड वाइज, विस्थापित होती है। ये आपने इसके बारे में लिखना। देखो बिल्कुल यही लिखा हमने, अलग से कुछ भी नहीं किया है, जो इसके अंदर है वही लिखा है कि प्रकाश की किरण OA आपतित किरण आई, जिसके फलक पर पड़ी और AB की दिशा में चली गई, AB से निकलकर BC की दिशा में चली गई, इसको निर्गत कहते हैं। और ये आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है तथा पार्श्व विस्थापित होती है, यानी कि उसके थोड़ा सा हट जाती है उससे। तो ये चीज़ इसके अंदर आपने लिखनी है। अब इसके बाद आगे आ जाता है कि पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्व विस्थापन क्या हुआ? निर्गत किरण का आपतित किरण की दिशा के समांतर, यानी उसकी दिशा के समांतर से, मतलब आप क्या कहेंगे कि निर्गत किरण का आपतित किरण की दिशा से विचलित होना या साइड में हट जाना, पार्श्व विस्थापित हो जाना, इसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। आप देख रहे हैं ना कि निर्गत किरण जो है आपतित किरण के समांतर है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक तरफ हो गई है। तो इस प्रकार से किरण का थोड़ा सा विस्थापित होना, इसको हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? आप क्या लिखेंगे? निर्गत किरण का आपतित किरण की दिशा से थोड़ा सा एक तरफ विस्थापित होना, एक तरफ विस्थापित होना पार्श्व विस्थापन कहलाता है। पार्श्व विस्थापन कहलाता है। एक तरफ हमने अभी देखा था कि एक तरफ विस्थापित हो रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। इसके बाद स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम स्नेल का नियम हमने जो अपवर्तन के जो नियम किए थे, और उसमें साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक, ये जो है स्नेल का नियम था। तो हम इसमें यही कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है,
तो अपने पथ से आपको पता है विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकार आपतन कोण I का की जया यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण R की जया यानी कि साइन का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए सदैव स्थिर होता है। मतलब मेन ये चीज यहां से, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इस की परिभाषा है स्नेल के नियम की। तो इसका मतलब, और साथ में आपने ये लिखना है साइन आई बटे साइन आर बराबर है स्थिरांक। ये स्नेल का नियम है। स्थिरांक। इसके बाद आता है कि स्नेल का नियम कहां पर फेल हो जाता है। स्नेल का नियम कहां फेल होता है, यह भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्नेल का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता। अर्थात असफल रहता है। किस स्थिति में असफल होता है? जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, तो उस समय आपको दिखाऊंगा मैं, आप कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही इसमें हम करेंगे, चित्र बना के आपको समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरण फलक के लंबवत पड़ती है, या आप इसको लंबवत तो उस स्थिति में
स्नेल का नियम लागू नहीं होता। नहीं होता। देखिए, साइन आई और साइन आर का अनुपात होता है। अगर प्रकाश की किरण मान लिया कांच की स्लैब के लंबवत पड़ रही है तो ये मुड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पर अभिलंबी यहीं होता है, तो मुड़ेगी नहीं। तो आई क्या रहा? आई इस स्थिति में आई बराबर है 0 और आर भी बराबर है क्या है? 0। और इसलिए शून्य होने के कारण साइन आई बटे साइन आर होता है। आपको पता है साइन आई बटे साइन आर, और यहां पर साइन 0 बटे साइन 0, और 0 की स्थिति का मतलब 0 बटे 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। तो इसकर हम ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है। इस कारण जब ये परिभाषित ही नहीं है तो हम इसका मान नहीं निकाल सकते, यानी इस स्थिति में स्नेल का नियम जो है वो असफल हो जाता है, लागू नहीं होता है। इसके बाद अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या चीज होती है? अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो आपको पता है एक माध्यम तो यहां पर पृथ्वी पर वायु है, वायु से किसी माध्यम के अंदर प्रवेश करता है। तो जब वो वायु से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उस प्रकाश की चाल बदल जाएगी, और चाल बदलेगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। प्रकाश की वायु में चाल और प्रकाश की किसी माध्यम में चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की वायु में चाल तथा किसी माध्यम में चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक प्रकाश की वायु में चाल और किसी माध्यम में चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक देखिए, किसके बराबर हुआ? वायु में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम पानी भी हो सकता है, कांच हो सकता है, इस तरह से कोई भी माध्यम हो सकता है। तो ये अपवर्तनांक उसी माध्यम का होगा। अगर कांच माध्यम है तो ये कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। यहाँ पर पानी है यानी जल है तो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। जिस भी माध्यम में से प्रकाश चलेगा उसी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। ये माध्यम में प्रकाश की चाल
ये उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसके अलावा अपवर्तनांक का एक सूत्र और होता है जो अभी हमने किया था स्नेल के नियम में, ये भी साइन आई बटे साइन आर, ये भी अपवर्तनांक है। वहां लिखा था ना कि साइन आई बटे साइन आर बराबर है स्थिरांक, उस स्थिरांक को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये भी स्नेल के नियम में जो ये आया है, ये भी क्या है, अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक क्या हुआ, जब प्रकाश वायु में चल रहा है, फिर मान लिया वो कांच के अंदर प्रवेश कर गया, तो जैसे वो कांच में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो वायु में जितनी चाल है बटे कांच में जितनी चाल है, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो जो उत्तर आएगा उसको हम कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, कांच का अपवर्तनांक। साइन आई बटे साइन आर, ये भी अपवर्तनांक है, लेकिन ये सिर्फ आपको सूत्र याद करना है, 10वीं में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, इसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। आपको चाल दे रखी होगी, वायु में तो प्रकाश की चाल आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जो भी माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल वो दी हुई होगी, प्रकाश की चाल वो दी हुई होगी, और उसको इससे भाग कर देंगे तो हम क्या निकलाएगा, अपवर्तनांक निकलेगा उस माध्यम का। इसके बाद अगर दो माध्यमों के अपवर्तनांक दे रखे हैं और एक से दूसरे का हमने निकालना है, तो फिर किस तरह से आएगा। अगर हमें दो माध्यम दे रखे हैं और उन दोनों माध्यमों के अंदर एक दूसरे के प्रति हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो क्या होगा। यानी अपवर्तनांक इसके बराबर भी हो सकता है, अपवर्तनांक इसके बराबर भी हो सकता है। जैसे हमें ये दे रखा है, दो माध्यम दे रखे, एक वायु और माध्यम, या दो माध्यम दे रखे हो तो मैं यहीं पर कर देता हूं, अपवर्तनांक ये भी हो सकता है। एक माध्यम में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के अपेक्षा, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले की अपेक्षा। ये इस तरह से ये अपवर्तनांक का भी सूत्र बनेगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है गोलीय दर्पण से संबंधित हम बात कर रहे थे, वहीं पर यूं का तू हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा की थी। अब गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं। जो लेंस हमने किए हैं उसमें आपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा की है। तो सबसे पहले हम प्रकाशिक केंद्र, परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, कोई भी लेंस उत्तल लेंस है तो ये इसका जो बीच का बिंदु है इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। या अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी ऐसे ही, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ओ से प्रदर्शित करते हैं इसको हम, किससे, ओ से। क्या है ये, प्रकाशिक
केंद्र, ये भी है, और ये उत्तल का और ये अवतल का। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरने पर अपने पथ से विचलित नहीं होती, अपने पथ से विचलित नहीं होती। और इसको O से प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।